नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके टॉपिक वाइज सीरीज़, जिसमें हम जीके को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था आधुनिक भारत का इतिहास और उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था यूरोपीय देशों का भारत आगमन। पिछले वीडियो में हमने पुर्तगाली और डचों के बारे में डिटेल में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको जाकर देख लीजिए, फिर आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। आज के वीडियो में हम अंग्रेज़ों के बारे में और फ्रांसीसियों के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं और यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आप आज की इस वीडियो में आपके कवर होने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश, उसकी स्थापना को लेकर। देखिए, जब पुर्तगालियों ने यहाँ से व्यापारिक संबंध बना दिए थे और लाभ कमाना उन्होंने शुरू कर दिया था, तो यूरोप के जो अन्य देश थे सभी चाहते थे कि भारत जाएं और वहाँ जाके व्यापार करें। इसी क्रम में सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने एक आदेश पारित किया, एक अधिकार पत्र जारी किया, जिसके तहत लंदन में एक कंपनी की स्थापना की गई सन 1600 में। डेट याद रख सकते हैं अगर पूछी जाए। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड में लंदन में कंपनी की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। ठीक है। और इसका जो पहला गवर्नर बनाया जाता है वो थॉमस स्मिथ को बनाया जाता है, इसका पहला गवर्नर। और उस समय जब कंपनी की स्थापना लंदन में होती है, भारत के अंदर किसका शासन चल रहा था? उस समय मुगल शासक था अकबर, क्योंकि कंपनी की स्थापना 1600 में हो रही है, अकबर की मृत्यु 1605 में होती है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे केवल ये 4 लाइन हैं, 4 पॉइंट लिखे हैं मैंने, लेकिन कितने सारे क्वेश्चन आपके बन गए। कैसे पूछेगा आपको प्रश्न कि लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? सन 1600 में। किसके द्वारा की जाती है? एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। इसके प्रथम गवर्नर और तत्कालीन भारतीय शासक कौन था? अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जब एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी की स्थापना करी और इनको अधिकार पत्र दिया कि आप भारत में जाके व्यापार करें, तो ये अधिकार पत्र केवल 15 वर्षों के लिए था। ठीक है। शुरुआत में जब रानी ने इनको ऑर्डर दिया था, ये 15 वर्षों के लिए दिया था, जिसको 1609 में अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। रानी ने कितने टाइम के लिए दिया था? 15 सालों के लिए दिया था। 1609 में इसे 15 साल से बढ़ाकर अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया। चलिए, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए वो ये है कि जेम्स प्रथम राजा बना 1603 में। 1603 में रानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो गई और उसके बाद राजा बना जेम्स प्रथम। इसके बाद इसने अपने राजदूत मुगल दरबार में भेजने शुरू किए। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, इनको देखते हैं। मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कौन था? क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो कि 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था। ठीक है। और दूसरा राजदूत जो इसने भेजा था वो था थॉमस रो, जो कि 1615 में जहांगीर के दरबार में गया। अगर पूछेगा कहाँ गया था, तो ये आगरा में गए थे। ठीक है। उस समय जो मुगल शासक थे आगरा में ही बैठा करते थे। ठीक है। अब एक और चीज ध्यान रखना, कई सारी जगहों पर 1608 बताया गया है कि कैप्टन हॉकिंस 1608 में मुगल दरबार में गया था, लेकिन जो अब नई बुक्स आई हैं, चाहे आप लूसेंट की देखें, अरिहंत की देखें, किरण की देखें, सब जगह पर आपको 1609 ही देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये 1609 में गया। उसके बाद क्या क्या होता है दरबार में, उसके बारे में आगे देखेंगे। अभी केवल आपको ये फैक्ट याद रखने हैं कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में ये 2 व्यक्ति मुगल दरबार में गए, यहाँ पे जहांगीर के दरबार में। ठीक है। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा था? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज ये था रेड ड्रैगन। इसको कहीं पर वेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है। तो वेक्टर, ये रेड ड्रैगन भारत आने वाला पहला जहाज था। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अंग्रेज़ों के कारखाने को लेकर थोड़ी सी आपको कहानी समझनी होगी। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग कहानी है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे एक बार तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। हुआ क्या, मैंने आपको बताया कि 1600 में कंपनी की स्थापना हो गई। उन्होंने भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनको लाभ तो हो रहा था, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रहा था जिसके लिए वो भारत में आए थे। तो उन्होंने सोचा भारत के अंदर अपने कारखाने, ये अपनी जो कोठी है वो बनाई जाए। उसके लिए इन्होंने सूरत का चयन किया और सूरत में इन्होंने कंपनी बनानी अपनी शुरू कर दी 1608 में। ठीक है। लेकिन जहांगीर को यह पसंद नहीं आया और जहांगीर ने पहले तो अनुमति दे दी 1608 में, लेकिन बाद में इसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ठीक है। तो कंपनी बनाने का पहला प्रयास, अपनी पहली कोठी का प्रयास अंग्रेजों ने कहाँ पर किया था? सूरत में किया था 1608 में।
ठीक है। लेकिन बाद में जहांगीर ने जो अनुमति दी थी उसको कैंसिल कर दिया। पहले आप कहानी को समझे, फिर यहां से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे पूछेगा और क्या आंसर करना है वो मैं बताता हूं। 1608 में इन्होंने शुरू किया था, फिर जहांगीर ने काम को रुकवा दिया। उसके बाद हुआ क्या, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1612 में एक लड़ाई होती है, सवाली का युद्ध अंग्रेजों और पुर्तगालियों के मध्य में। इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेजों की जीत से जहांगीर प्रभावित होता है, क्योंकि पुर्तगाली उसके पहले मित्र थे जहांगीर के। लेकिन जब उसने देखा कि उन्होंने पुर्तगालियों को ही हरा दिया तो उसने सीधा अंग्रेजों से दोस्ती कर दी और अंग्रेजों को अनुमति दे दी सूरत के अंदर कंपनी बनाने के लिए या अपना कारखाना लगाने के लिए। ठीक है, तो याद रखना, पहला प्रयास किया 1608 में सूरत में, बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया और ये कंपनी सूरत में बनकर तैयार हुई 1613 में, जब जहांगीर ने दोबारा अनुमति दी। और जहांगीर ने यह कहा कि आप किसके नेतृत्व में कंपनी का गठन करें, थॉमस एल्डवर्थ के नेतृत्व में कंपनी का गठन करें आप सूरत के अंदर। ये कहानी थी सूरत की। अब चलते हैं मसूलीपट्टनम में। जब कंपनी को सूरत के अंदर अपना कारखाना बनाने नहीं दिया गया तो कंपनी ने मसूलीपट्टनम में 1611 में अपना पहला कारखाना भारत के अंदर स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन के ऊपर बात आती है, अगर पूछेगा अंग्रेजों ने भारत के अंदर अपना पहला कारखाना कहां स्थापित किया, आप आंसर करेंगे मसूलीपट्टनम 1611 में। अगर पूछेगा कि पहला कारखाना स्थापित करने का प्रयास कहां पर किया, तो आप सूरत बताएंगे 1608 में। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि सूरत कारखाने की स्थापना कब की गई, 1613 में। ठीक है, ये हो गए कुछ पॉइंट। इसके अलावा अगर इस तरीके से पूछा जाए कि पश्चिमी तट की पहली कोठी कहाँ बनाई, पूर्वी तट की पहली कोठी इन्होंने कहाँ पर बनाई, तो ये भी आप याद रखेंगे। पश्चिमी तट में पहला बनाया 1608 सूरत के अंदर। ठीक है, और पूर्वी तट की जो इनकी पहली कारखाना या पहली कोठी थी वो 1611 मसूलीपट्टनम में बनाई गई। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था क्योंकि पहले सूरत में बननी शुरू हुई, लेकिन बनी कहाँ पर पहले, मसूलीपट्टनम में। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद हुआ क्या, जब अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने यहाँ पर स्थापित कर दिए तो उस समय गोलकुंडा का एक शासक था जिसने अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान, जिसको गोल्डन फरमान कहा जाता है, वो जारी किया 1632 में। क्वेश्चन बनता है कि किस वर्ष गोलकुंडा के शासक ने अंग्रेज़ों को गोल्डन फरमान दिया था, ये दिया 1632 में। इसके तहत इसने क्या किया कि 500 पगोड़ा वार्षिक लेकर गोलकुंडा जो बंदरगाह था वो अंग्रेज़ों को दे दिया कि आप मुझे 500 पैगोड़ा क्या होते हैं, हमने पिछले वीडियो में बात करे थे, स्वर्ण सिक्के। डचों द्वारा जो स्वर्ण सिक्के ढाले गए थे उन्हें पैगोड़ा कहा जाता था और विजयनगर साम्राज्य में भी पैगोड़ा चलते थे। ठीक है, अब हुआ क्या, इन्होंने सिर्फ 500 सोने के सिक्कों वार्षिक के कर पे अंग्रेजों को ये पूरा बंदरगाह दे दिया। तो ये गोल्डन फरमान था, किसने दिया, गोलकुंडा के शासक ने। कब दिया, 1632 में। इसके बाद क्या हुआ, देखिए हमने सूरत पढ़ दिया, हमने मसूलीपट्टनम को पढ़ लिया। इसके बाद बारी आएगी बंगाल की। बंगाल के अंदर अंग्रेज़ों ने जो अपनी पहली कोठी बनाई, ये बनाई 1651 को, हुगली में इन्होंने अपनी पहली कोठी बनाई थी। अभी पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बंगाल के अंदर अंग्रेज़ों को सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने छूट दी थी वो था बंगाल का नवाब शाह शुजा। शाह शुजा ने 1651 में अंग्रेज़ों को 3000 रुपये वार्षिक शुल्क पर बंगाल के अंदर व्यापारिक छूट दे दी कि आप आराम से यहाँ पे व्यापार कर सकते हो। कहाँ पर, हुगली में। तो पूछा जाएगा बंगाल में कब स्थापित करी अपनी पहली कोठी, इन्होंने 1651 में स्थापित करी। और जो इस शाह शुजा ने इनको छूट दी थी, व्यापारिक छूट दी थी, इसको कहा जाता है निशान। तो क्वेश्चन बन सकता है बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों को निशान दिया था, वो दिया था शाह शुजा ने। निशान यानी कि व्यापारिक छूट। तो ये भी ध्यान रखना है, 1651 भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट था, महत्वपूर्ण साल था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद हुआ क्या, देखिए पिछले वीडियो में भी हमने बात करी थी कि पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के मध्य में शुरू में तो दुश्मनी थी जब जहांगीर का टाइम चल रहा था। एक पॉइंट और याद रखना, 1630 में एक संधि होती है, मैड्रिड की संधि। इस मैड्रिड की संधि के तहत जो अंग्रेज़ थे और जो पुर्तगाली थे, इन दोनों के बीच जो दुश्मनी थी वो ख़त्म हो जाती है। अगर पूछा जाए कभी कि इनकी जो दुश्मनी थी वो कौन सी संधि के तहत ख़त्म होती है, मैड्रिड की संधि, जो कि 1630 में हुई थी। उसके बाद इनके संबंध जो थे आपस
आपस में अच्छे होते गए और ये दोनों शक्तियां आपस में मिलकर किसके खिलाफ लड़ने लगी थी? ये लड़ने लगी थी डचों के खिलाफ। ठीक है, इसी क्रम में जब इनके संबंध और अच्छे होते गए 1661 में जो ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय और जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन ब्रगेंजा, इन दोनों की शादी होती है। कब होती है? 1661 में। पूछा जाता है कि इन दोनों का विवाह कब होता है? 1661 में। नाम याद रखना, दोनों के नाम भी पूछे जाते हैं। इंग्लैंड का कौन था? चार्ल्स द्वितीय। पुर्तगाल की कौन थी? कैथरीन ब्रगेंजा। ठीक है, और जब ये 1661 में इनकी शादी होती है तो जो बंबई था, बंबई उस समय पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में था, तो पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में बंबई किसको दे दिया? चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। और इस चार्ल्स द्वितीय ने इस बंबई को 1668 में जो कंपनी थी उसको सौंप दिया 10 पाउंड वार्षिक लेकर, केवल 10 पाउंड लेकर सालाना किराया इसने बंबई किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट ये आपको याद रखना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। कंपनी के हाथ में बंबई कब आया? 1668 में आ गया। बंबई को बसाने का जो श्रेय जाता है वो गेराल्ड ओंगियार को जाता है। कई बार पूछा गया है कि बंबई को बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह गेराल्ड ओंगियार को दिया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी तक अंग्रेजों का जो हेडक्वार्टर था वो था सूरत में, लेकिन 1687 तक बंबई जो था पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था अंग्रेजों के शासनकाल में, और 1687 में इन्होंने सूरत की जगह हेडक्वार्टर किसको बना दिया? अब बंबई को बना दिया। तो क्वेश्चन बनता है कि बंबई किस वर्ष अंग्रेजों का हेडक्वार्टर बनी या ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर बनी? ये बनी 1687 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद हुआ क्या? 1688 आता है और 1688 आते आते अंग्रेज और जो मुगल थे इनके बीच थोड़ी सी दुश्मनी होने लगती है। ठीक है, तो अंग्रेजों को हुगली से बाहर कर दिया था औरंगजेब ने। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ना कि 1632 में हुगली के ऊपर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का था, और पुर्तगालियों को यहां से बाहर किसने कर दिया था? शाहजहां ने। ठीक है, इसी प्रकार हुगली पे अब अंग्रेज थे और अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है औरंगजेब का, और औरंगजेब 1688 में अंग्रेजों को यहां पे पराजित कर देता है। कौन था उस समय गवर्नर या कौन था ब्रिटिश कमांडर था जिसको औरंगजेब ने यहां से निकाल दिया था? वो था जॉन चाइल्ड। प्रश्न बनता है कि किस ब्रिटिश अधिकारी को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? वो कौन था? जॉन चाइल्ड था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मैंने केवल पॉइंट यहाँ पे बनाए हैं, टू द पॉइंट नोट्स बनाए हैं, प्रॉपर नोट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, केवल फैक्ट बेस पे हम इसको पढ़ रहे हैं। और कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कहानी के तौर पर आपको ये पूरा बताते हुए चलूँ ताकि आपको ये ज़्यादा समय तक याद रहे। तो थोड़ा पेशेंस के साथ आप भी वीडियो को देखें और साथ में नोट्स बनाते हुए चलें। अगर आप केवल सुनेंगे तो शायद आपको ज़्यादा समय के लिए याद ना रहे। ठीक है, तो नोट्स बनाते हुए जरूर चलें। अब हुआ क्या? 1688 में मुगलों के साथ इनकी लड़ाई हुई औरंगजेब के साथ, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, उसके बाद जो मुगल साम्राज्य था वो कमजोर होने लगा और अंग्रेज जो थे वो उस समय आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि डचों को हरा चुके थे। उस समय भी डच कमजोर हो चुके थे, पुर्तगालियों का तो उन्होंने साफ ही कर लिया था। हुआ क्या? 1717 के अंदर मुगल शासक था फर्रुखशियार, और फर्रुखशियार ने एक फरमान जारी किया जिसको ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछा जाएगा किस मुगल शासक के फरमान को ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आप बताएंगे फर्रुखशियार को, और इसने ये जारी किया था 1717 में। ठीक है, 1717 में इसने एक फरमान जारी किया जिसके तहत अंग्रेजों को इसने काफी ज्यादा छूट दे दी। कौन कौन सी छूट थी यहां पर देखते हैं। संबंधित अधिकारी कौन था, यानी कि वो अंग्रेज कौन था जो ये सारी छूटें लेकर आया था? वो था जॉन सरमैन। उतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, छोड़ दीजिए। सबसे पहले इसने क्या छूट दी? इसने बंगाल में मुफ्त व्यापार की छूट दे दी, यानी कि लगभग 3000 रुपए ये बंगाल या इनसे लेता था सालाना, और बंगाल में इसने उनको बोलते कि आप बिल्कुल टैक्स फ्री होकर यहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हो। दूसरी छूट ये दी कि सूरत को इन्होंने कर मुक्त कर दिया। सूरत भी अंग्रेजों का एक हेडक्वार्टर था, तो सूरत को इन्होंने टैक्स फ्री कर दिया यहाँ पे 1717 में। ठीक है, हालांकि अभी तो बंबई है लेकिन पहले भी सूरत क्या है, अभी भी एक प्रमुख केंद्र है इनका। तो सूरत को भी टैक्स फ्री कर दिया। 10,000 रुपए सालाना लेते थे और टैक्स फ्री सूरत को कर दिया। बंगाल से 30,000 लेते थे। ठीक है, 3,000 नहीं 30,000 लेते थे। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण काम किया इस फरमान ने, अंग्रेजों ने अपने सिक्के ढाले थे बंबई के अंदर, उन सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता दे दी गई फर्रुखशियार की तरफ से। तो आपको प्रश्न बनेगा, अंग्रेजों के सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता किसने दी? फर्रुखशियार के फरमान ने दी 1717 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है,
कब दिया था इसने? 1717 में, जिसे ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद अंग्रेज़ों ने अपने कुछ किले बनवाए, उनके बारे में बात कर लेते हैं और फिर चलेंगे हम फ्रांसीसियों के बारे में। ठीक है, देखिए अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम किला कहाँ बनवाया? पूछा जाता है कि जो फोर्ट विलियम है ये कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया कलकत्ता के अंदर। ठीक है, और एक और किला इन्होंने बनाया था जिसको जॉर्ज किला कहा जाता है, सेंट जॉर्ज किला, ये इन्होंने मद्रास में बनाया था। 2 किले हैं, एक मद्रास में है, एक कलकत्ता में है। ठीक है, कलकत्ता में विलियम है और मद्रास में जॉर्ज है। इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनको देख लेते हैं। देखिए कलकत्ता की स्थापना, जो अगर आपको पूछा जाए कि कलकत्ता की स्थापना किसने करी थी, तो जॉब चरनॉक ने 1690 में कलकत्ता की स्थापना करी थी। देखिए अंग्रेज अभी तक मेन कलकत्ता में नहीं गए थे, बंगाल का जो हुगली इलाका है वहीं पर वो शासन कर रहे थे। 1690 में बंगाल का एक नवाब था जिसका नाम था इब्राहिम खान। इब्राहिम खान ने अंग्रेज़ों को आमंत्रित किया कि आप कलकत्ता में आकर व्यापार करें। उसी क्रम में ये कलकत्ता में जाते हैं। 1690 में जॉब चरनॉक कलकत्ता की स्थापना करता है और उसके बाद अंग्रेज वहां पे किलेबंदी करते हैं जिसके अंदर अपनी सारी फैक्ट्रियां लगवाते हैं। उस किले को कहा गया फोर्ट विलियम। इसी प्रकार क्या हुआ, 1639 में अंग्रेजों ने चंद्रनगर के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। ठीक है, यानी कि उधारी पर ले लिया, पट्टे पर ले लिया। और अगले ही साल 1640 में उन्होंने मद्रास के ऊपर अधिकार कर दिया, यानी कि अभी तक तो राजा से मांगा था लेकिन अगले ही साल राजा से मद्रास को ही छीन लिया। जब इन्होंने छीन लिया तो मद्रास में भी इन्होंने सेम चीज़ करी, एक किले का निर्माण किया। यह किला सेंट जॉर्ज किले के नाम से जाना गया और इसको बनवाया था फ्रांसिस डे ने। तो पूछा जाता है मद्रास में सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किसने करवाया था? फ्रांसिस डे के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, ये अंग्रेज था, ध्यान रखना, फ्रांस का नहीं था। चलिए इसके बाद क्या होगा, देखिए अंग्रेज़ों की बात हमने यहाँ पे तक कर ली। अंग्रेज़ों ने बंबई पे अधिकार कर दिया, अंग्रेज़ों ने मद्रास पे अधिकार कर लिया और कलकत्ता पे अधिकार कर लिया। जो तीनों प्रमुख प्रेसिडेंसियाँ थी वो किसके अधिकार क्षेत्र में चली गई है? अंग्रेज़ों के अधिकार में चली गई है। अब इनका कुछ संघर्ष होता है फ्रांस के साथ, तो अब उसको हम यहाँ पे देखेंगे, साथ ही फ्रांस की बात करेंगे और अगले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे बंगाल के अंदर अंग्रेज़ों ने खुद को और मजबूत किया, कैसे बंगाल के नवाब के साथ उनका टकराव हुआ, फिर वो जो ब्लैक होल त्रासदी थी उसके बारे में, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, वो अगले वीडियो में देखेंगे। यहां पे अंग्रेजों के बारे में यहां पे अभी इतना ही। अब बात करेंगे फ्रांस और अंग्रेजों के बारे में जो इनका संघर्ष हुआ। देखिए अंग्रेज मजबूत हो चुके थे भारत के अंदर, तीनों जो प्रमुख प्रेसिडेंसियां थी वो अंग्रेज वहां पे अपना कब्जा कर चुके थे, चाहे वो मद्रास हो, बंबई हो और उसके अलावा हमारा बंगाल हो। अब बात करते हैं फ्रांस की। देखिए फ्रांस जो थी ये भी भारत के अंदर व्यापार करना चाहते थे और ये भी भारत में पहले सिर्फ व्यापार करने के लिए ही आए थे। इनका कोई उद्देश्य नहीं था कि हमें साम्राज्य विस्तार करना है अपना। ठीक है, तो फ्रांस का एक शासक था लुई 14वां। जब फ्रांसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, नाम तो इसका कुछ और होता है, काफ़ी बड़ा सा नाम है, अटपटा सा नाम है। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना होती है 1664 में, उस समय फ्रांस का शासक था लुई 14वां। इसका एक मंत्री था जिसका नाम था कार्ल बर्ट। इस कार्ल बर्ट के द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। प्रश्न बन सकता है लुई 14वें के किस मंत्री के द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई? 1664 में कार्ल बर्ट के द्वारा। ठीक है, जब इन्होंने अपनी यहाँ पर कंपनी स्थापित कर दी तो इन्होंने भी फिर अपनी जो इनकी इच्छा थी कि हमारे भी भारत के अंदर कोई कारखाना हो, कोई कोठी हो, उसी के लिए ये भारत में आए और इनकी अपनी पहली कोठी इन्होंने स्थापित करी सूरत के अंदर 1668 में। 2 क्वेश्चन हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1664 में। लेकिन अपनी ये पहली कोठी कब बनाते हैं? 1668 में बनाते हैं सूरत के अंदर फ्रैंको कैरो के द्वारा। जैसे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, स्थापित 1600 में होती है, पहला कारखाना बनाने का प्रयास 1608 में करते हैं, कहाँ पर? सूरत में। और पहला कारखाना बनाते हैं 1611 को मसूलीपट्टनम में। इनकी जो पहली कोठी थी, पूछा जाता है किसके नेतृत्व में बनाई गई? तो फ्रैंको कैरो के द्वारा ये कोठी यहाँ पर बनाई गई। अगले ही साल इन्होंने मसूलीपट्टनम में भी अपना एक कारखाना बनाकर तैयार किया 1669 में। और 1669 में ही ये जो सूरत की कंपनी थी और मसूलीपट्टनम की कंपनी थी, दोनों का जो आप बोल सकते हो अध्यक्ष बना दिया, वो बना दिया फ्रैंक मार्टिन को। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, केवल नाम आया है यहाँ पे फ्रैंक मार्टिन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कौन था। ठीक है, 1669 में इन दोनों कंपनियों का ये प्रमुख था। इसके बाद इसने क्या किया? 1673 में पौंडीचेरी के ऊपर कब्जा कर दिया। किसके द्वारा? फ्रैंक मार्टिन के द्वारा।
अब ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपको प्रश्न बनेगा पौंडीचेरी के ऊपर किसके नेतृत्व में कब्जा किया? फ्रैंक मार्टिन के। और 1674 से लेकर इसने क्या किया? 1674 में पौंडीचेरी में बस्तियां बनानी शुरू कर दी। किसने? फ्रैंक मार्टिन ने। तो प्रश्न बनता है कि पौंडीचेरी में बस्तियां बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है या किस फ्रांसीसी ने बनवाई? ये बनाई फ्रैंक मार्टिन ने, ठीक है। और पौंडीचेरी का जो इलाका है ये 1673 से लेकर 1954 तक फ्रांसीसियों के अधिकार में ही रहता है, ठीक है। अब हुआ क्या, देखिए अंग्रेज जो थे पहले ही अपनी शक्तियों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके थे। 1673 भी चल गया, अब 1700 चल रहा है। देखिए तो अंग्रेज़ और फ्रांस ये दोनों के दोनों अब अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, यहाँ पे राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना चाहते थे। इसी क्रम में इनके बीच 3 प्रमुख युद्ध होते हैं जिनको हम कर्नाटक युद्ध के रूप में जानते हैं। अब हम बात करेंगे तीनों कर्नाटक युद्धों के बारे में। यहाँ से आपके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पे जानेंगे, क्या थे इनके कारण और किस कारण ये युद्ध यहाँ पे समाप्त हुए थे। तो देखिए 1646 में क्या हुआ, सबसे पहले चलते हैं 1740 में। 1740 में यूरोप के अंदर एक युद्ध शुरू होता है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए फ्रांस और इंग्लैंड दोनों आपस में लड़ रहे थे, और जब दोनों यूरोप में लड़ रहे थे तो दोनों ने भारत में भी लड़ना शुरू कर दिया। भारत में लड़ना शुरुआत में इन्होंने शुरू नहीं किया। देखिए 1740 में जब यूरोप के अंदर युद्ध की शुरुआत हुई तो अंग्रेज़ों की जितनी भी शक्ति थी यहाँ पे भारत के अंदर, जितने भी इनके जहाज थे वो सब कहाँ चले गए? यूरोप में। तो भारत में उतनी शक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं थी उस समय अंग्रेज़ों की। फ़ायदा उठाया फ्रांस ने, ठीक है। फ्रांस ने क्या फ़ायदा उठाया कि 1746 में जो अंग्रेज़ों का एक प्रमुख बोल सकते हैं प्रेसिडेंसी थी मद्रास, तो फ्रांस ने 1746 में मद्रास के ऊपर अधिकार कर दिया, क्योंकि अंग्रेज उस समय यहाँ पे कमज़ोर थे। मेन फोकस इनका कहाँ पर था? यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध में। इसी का फ़ायदा फ्रांस ने उठाया और अंग्रेज़ों से मद्रास को छीन लिया 1746 में, ठीक है। तो प्रश्न बनेगा किस वर्ष फ्रांस ने मद्रास के ऊपर अधिकार किया? ये किया 1746 में। लेकिन 2 साल के बाद ही जो यूरोप में युद्ध चल रहा था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का, वो समाप्त हो गया। अंग्रेज़ों और फ्रांस के बीच एक संधि हो गई जिसको कहा जाता है एला शापल की संधि, कहीं पर इसको एक्स ला शापल की संधि भी कहा गया है। तो पहला कर्नाटक युद्ध किसकी संधि से समाप्त हुआ? एला शापल की संधि से। और एक और पॉइंट याद रखना, पूछा जाता है जो कर्नाटक युद्ध हुए थे ये किस किस के बीच हुए थे? तो कर्नाटक युद्ध फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच में हुए थे। तो जब 1748 में ये संधि होती है, इसके तहत भारत के अंदर जो फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों का ये क्षेत्र जीता था मद्रास, इसको वापस लौटा दिया, और इसके बदले में अंग्रेज़ों ने उत्तरी अमेरिका के अंदर एक क्षेत्र था फ्रांस का, लुइसबर्ग, वो फ्रांस को वापस लौटा दिया, ठीक है, अंग्रेज़ों ने। ये हो गई संधि। मद्रास वापस किसके पास चला गया? फ्रांस के पास, अंग्रेज़ों के पास चला गया। इस युद्ध में जो फ्रांस का गवर्नर था वो था डुप्ले। देखिए डुप्ले को भारत के अंदर सहायक संधि शुरुआत करने का इसको श्रेय जाता है। भारत के अंदर सबसे पहले सहायक संधि की शुरुआत किसने करी? डुप्ले ने करी। और सहायक संधि को बड़े स्तर पर ले जाने का श्रेय किसको जाता है? वेलेज़ली को जाता है। तो ध्यान रखना डुप्ले कौन था? ये फ्रांसीसी गवर्नर था। ये भारत आता है लगभग 1731 में इसकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है, 1731 में। तो जो पहला कर्नाटक युद्ध था उसमें फ्रांस का नेतृत्व कौन कर रहा था? डुप्ले कर रहा था। ये हमने बात करी पहले कर्नाटक युद्ध से। उम्मीद करता हूं सभी पॉइंट आपके इस युद्ध से कंप्लीट हो गए होंगे। क्यों हुआ, कारण क्या था, फिर फ्रांस ने क्या किया, भारत के अंदर मद्रास पर अधिकार कर दिया, और बाकी सारी चीजें हमने देखी। अब बात करेंगे दूसरे कर्नाटक युद्ध की। 1 साल के बाद ही भारत के अंदर, अब देखिए जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था वो यूरोप की वजह से हुआ, क्योंकि यूरोप में ये दोनों लड़ रहे थे। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ इसका कारण था हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी। देखिए हैदराबाद और कर्नाटक में हुआ क्या, 2-2 कैंडिडेट थे, यानी कि यहाँ पे भी 2 लोग थे जो राजा बनना चाह रहे थे, यहाँ पर भी 2 लोग थे जो राजा बनना चाह रहे थे। अब यहाँ पर भी जो मान लीजिए 1 और 2 है, और यहाँ पर भी 1 और 2 है, तो यहाँ पर भी एक कैंडिडेट का समर्थन फ्रांस कर रहा था, एक का समर्थन इंग्लैंड कर रहा था। यहाँ भी सेम केस था। तो दोनों के दोनों आपस में लड़ पड़े, ठीक है, यहाँ भी दोनों आपस में लड़ पड़े, यहाँ भी दोनों आपस में लड़ पड़े। तो हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, दूसरा कर्नाटक युद्ध। इसकी अवधि थी 1749 से लेकर 1754 तक। और इस युद्ध में हुआ क्या, सबसे पहले अगर आप जाने तो जो फ्रांसीसी गवर्नर था ये कर रहा था फ्रांस का नेतृत्व, और जो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था वो था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब यहाँ पे क्लाइव की एंट्री हो जाती है।
जब ये युद्ध होने शुरू हुए यहाँ पे उत्तराधिकार को लेकर, क्योंकि दोनों कंपनियां चाहती थी, दोनों देश चाहते थे कि जो उनका आदमी है, जो उनका पर्सन है, वो ही यहाँ पे राजा बने। ठीक है, दोनों चाहते थे। इसी इसमें क्या हुआ, इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगी। 1749 में एक लड़ाई होती है जिसको कहा जाता है अंबर का युद्ध या अंबूर का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में डुप्ले ने क्या किया, जो कर्नाटक का नवाब था, जिसको इंग्लैंड वाले राजा बनाना चाहते थे, उसके खिलाफ इसने युद्ध करा और उस राजा को मार दिया। किसने? डुप्ले ने। अब 1749 में यह घटना हो गई। इसके बाद अंग्रेज भी युद्ध में यहाँ पे कूद पड़े। तो ये उत्तराधिकार का युद्ध चला हैदराबाद और कर्नाटक के लिए। इसका कारण क्या हुआ, जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, ये तो जीत रहा था, कहीं पर बोला गया कि इसकी बुरी कदर भी, लेकिन ये यहां पे जीत रहा था। लेकिन जो फ्रांस में बैठे हुए लोग थे वहां पे, उस समय जो फ्रांस का राजा था या जो भी फ्रांस में उस समय शक्तिशाली थे, वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे डुप्ले को लेकर, क्योंकि लगातार युद्ध चल रहे थे। इससे पहले कर्नाटक युद्ध प्रथम चला और तुरंत इसने सेकंड कर्नाटक युद्ध यहां पे शुरू कर दिया। तो डुप्ले के लगातार युद्धों में रहने के कारण फ्रांस को काफी ज्यादा आर्थिक यहां पे नुकसान हुआ, जिसके कारण इसको वापस बुला लिया गया। ठीक है, तो डुप्ले को वापस बुला दिया गया और इसकी जगह पर नया गवर्नर आया जिसका नाम था गोडेहू। तो प्रश्न बनता है कि फ्रांस ने डुप्ले की जगह किसे गवर्नर नियुक्त किया था? गोडेहू को नियुक्त किया था। गोडेहू से एक और प्रश्न आपको याद रखना है, भारत के अंदर फ्रांस के पतन का मार्ग किसने बनाया या किसने प्रशस्त किया? वो गोडेहू ने किया। देखिए हुआ क्या, ये जो युद्ध चला दूसरा कर्नाटक युद्ध, आप देख सकते हो 1754 तक चला। 1754 में फ्रांस ने डुप्ले को वापस बुला दिया और किसको भेज दिया? गोडेहू को भेज दिया। गोडेहू ने आते ही अंग्रेजों के साथ संधि करनी शुरू कर दी और इसी का नतीजा रहा पौंडीचेरी की संधि, जो कि 1755 में होती है। युद्ध तो 54 में समाप्त हो गया डुप्ले के वापस जाते ही, लेकिन गोडेहू ने फिर एक संधि करी, पौंडीचेरी की संधि, जिसमें यह कहा गया कि जो इंग्लैंड है और जो फ्रांस है, ये दोनों एक दूसरे के मामले में टांग को नहीं अड़ाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के कारण समाप्त हुआ? पौंडीचेरी की संधि, जो कि 1755 में होती है। ठीक है, अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और फ्रांस की तरफ से कौन था? शुरुआत में डुप्ले था, संधि करते वक्त गोडेहू था। इसके बाद बारी आती है तीसरे कर्नाटक युद्ध की। देखिए तीसरा कर्नाटक युद्ध ये होता है आपका 1756 में इसकी शुरुआत होती है और 1763 तक ये चलता है। इसका कारण क्या था? देखिए जो यूरोप था वहां पर अंग्रेजों और फ्रांस के मध्य में एक युद्ध चल रहा था जिसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया। 7 वर्षों तक ये युद्ध चला और जब ये दोनों यूरोप में लड़ रहे थे तो इन्होंने फिर से भारत में भी लड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, इसका कारण हुआ क्या, इसका जो पहले इसकी समाप्ति देख लेते हैं। 1763 में यूरोप में युद्ध समाप्त हो जाता है, पेरिस की संधि होती है, जिसके कारण ये युद्ध भारत में भी समाप्त हो जाता है। अब इस युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये युद्ध है। इसी युद्ध के तहत देखिए जो सप्तवर्षीय युद्ध है कब शुरू हो गया? तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 में शुरू हो गया और इसी युद्ध के तहत एक लड़ाई लड़ी जाती है भारत के अंदर जिसको कहा जाता है वॉन्डीवॉश का युद्ध। इस वॉन्डीवॉश के युद्ध में ये लड़ा गया आपका 1760 में, जिसमें क्या हुआ? अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था आयरकूट और फ्रांस का नेतृत्व कर रहा था काउंट डी लाली। ठीक है, तो लाली के नेतृत्व वाली जो फ्रांसीसी सेना थी इसको बुरी कदर पराजित कर दिया आयरकूट की अंग्रेज सेना ने और इसी युद्ध के बाद माना गया कि फ्रांस का भारत से पतन हो गया। तो प्रश्न बनता है अंग्रेजों ने किस युद्ध में बुरी कदर फ्रांस को हराया? वॉन्डीवॉश के युद्ध में 1760 में ब्रिटिश कमांडर था आयरकूट और फ्रांस का कमांडर था यहाँ पे काउंट डी लाली। क्यों पराजित किया? देखिए जब यह युद्ध यहाँ पे शुरू हुआ तो 1758 में फ्रांस ने अपना एक नया गवर्नर नियुक्त किया लाली को और भारत भेज दिया एक बड़ी सी सेना को लेकर। लेकिन आपको पता है इससे पहले ही पिछले साल 1757 में प्लासी का युद्ध हो चुका था और बंगाल के शासक को वहाँ से वो हटा चुके थे, बंगाल के ऊपर अपनी शक्ति को स्थापित कर चुके थे अंग्रेज। तो अंग्रेज उस समय काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे, इसीलिए इन्होंने अगले ही साल यानी कि 1760 में लाली के नेतृत्व में जो फ्रांसीसी सेना थी उसको पराजित कर दिया। यह आपको ध्यान रखना है। तो फ्रांसीसियों का पतन किस युद्ध के दौरान हुआ? वॉन्डीवॉश के युद्ध में हुआ। वॉन्डीवॉश का युद्ध कौन से कर्नाटक युद्ध के तहत लड़ा गया? तो ये आपके तीसरे कर्नाटक युद्ध के तहत लड़ा गया। तो आपको यहाँ पे तीनों युद्धों के बारे में मैंने बताया, कौन कौन से युद्ध हुए, कब कब हुए, क्या क्या उनके कारण थे, क्या क्या उनसे जुड़ी हुई कहानी थी, सभी को मैंने आपको यहाँ पे आसान भाषा में बताने का प्रयास किया। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने देखा शुरुआत से लेकर आखिर तक। बातें बहुत सारी ज़्यादा थी, फैक्ट
बहुत ज़्यादा थे यहाँ पर, इसीलिए हो सकता है शुरुआत में थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई हो, लेकिन अगर आप वीडियो को आराम से देखेंगे, थोड़ा पेशेंस से देखेंगे तो सभी पॉइंट्स आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ और अपने सोशल मीडिया पर चैनल के लिंक को और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।